नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl। सर, बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम दे दिया आपने। जी हाँ, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या? अगर कोई डिपॉजिट हो रहा है कटायन या अनायन, तो वो कितनी क्वांटिटी में डिपॉजिट हो रहा है, कौन डिपॉजिट होगा, ये तो हम सीख चुके हैं, बट कितना डिपॉजिट होगा आज वो हम सब सीखने वाले हैं। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और लिख लीजिए आप सब लोग हेडिंग आज की सबसे पहली, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl। अब मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? ना तो ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड है और ना ज्यादा ही डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा NaCl नहीं है, उसके अंदर पानी भी सफिशिएंट मात्रा में है, और ज्यादा भी पानी नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लो एक्वस NaCl, जिसमें ना पानी ज्यादा है और ना NaCl ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये ले लिया मैंने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगी, और ये इलेक्ट्रोड कौन सी है? ये इलेक्ट्रोड है ग्राफाइट की, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और ये हो गई हमारी बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ओके, और इसमें आ जाएगा हमारा एक्वस NaCl, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड हो गई ग्राफाइट की, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, बैटरी लग गई। अब देखते हैं हम इसके रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर आप इस सॉल्यूशन को देखो, ये जो पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसे मैं एन सर्कल कर देता हूं थोड़ा। ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर क्या क्या होगा? तो इसके अंदर होगा Na+, Cl- और होगा H2O। सर, H2O को आपने H+OH- आयन नहीं लिखा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि H2O एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरा टूटता नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन एट कैथोड। और हम सब जानते हैं कैथोड पे होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, किसके रिड्यूस होने के चांसेस है? तो एक तो Na+ रिड्यूस हो सकता है और H2O रिड्यूस हो सकता है। सर, Cl- क्यों नहीं? Cl- तो ऑलरेडी रिड्यूस है ना मेरे भाई। तो देखो Na+ प्लस E गिव्स Na। ये Na जो +1 स्टेट में था, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब +1 से 0 आ गया, और +1 से 0 आ गया मतलब हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गया, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई। ये पहला हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसका रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट। अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है रिडक्शन पोटेंशियल, ये मैं आपको सिखाऊंगा जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब Na+ के रिड्यूस होने के चांसेस। देख रहे हैं आप, नेगेटिव में, मतलब Na+ में ही रहना चाहता है, वो Na+ से Na बनना नहीं चाहता। चलिए, दूसरा रिएक्शन कौन सा है? दूसरा रिएक्शन है H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2H2। यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +1, और ऑक्सीजन यहाँ पे था -2। ऑक्सीजन अभी भी -2 है, ओके। और यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया? 0। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। +1 से कैसे आ गया? 0। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये सारे मेथड आप सीखे हुए हो। कौन से चैप्टर में? रेडॉक्स में। तो ये दो रिएक्शन है। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में से होगा कौन सा? मैं लगे हाथ आपको ई रिडक्शन ऑफ वाटर का भी रिडक्शन पोटेंशियल बता देता हूं। ये होता है -0.83 वोल्ट। ये होता है, आया आपको समझ में? ये तो देखिए कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पहला या फिर दूसरा? देखिए सर, आपने ही सिखाया था नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन के साथ छोटी वैल्यू
बड़ी होती है, मतलब वाटर के रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा हैं और सोडियम के रिड्यूस होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम कैथोड के रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया कैथोड और उसके रिएक्शन को लिखेंगे यहाँ पे 2H2O plus 2 electron gives H2 plus 2OH minus। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड का। अब लगे हाथ हम एनोड का भी देख लेते हैं, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। ऐसे एट एनोड, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका किसका पॉसिबल है, तो देख लीजिए स्पीशीज कौन कौन सी है पानी में। अब पानी में है Cl- और वाटर, क्योंकि Na+ तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट में है, तो एक Cl- का ऑक्सीडेशन हो सकता है। कैसे, ये देखिए Cl- विल बिकम Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्लोरीन, आप सबको पता है क्लोरीन एटम स्टेबल नहीं है, तो इसे मैं Cl2 बना देता हूं। ये देखिए, अब इसका भी कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे E0 लिखा होता है, E0। अगर E0 लिखा है, ऊपर छोटा सा जीरो बना है, तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड और नॉर्मल में क्या फर्क होता है, ये तो हम लोग चैप्टर के आगे ही देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि इनकी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, वो स्टैंडर्ड है या नॉर्मल ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो ई ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन का कितना है, -1.36 वोल्ट, -1.36 वोल्ट। और दूसरा वाटर का है, तो वाटर कैसे ऑक्सीडाइज होगा वो भी लिखना होगा। तो देखिए H2O becomes O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाटर के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। ध्यान से देखिए इसे, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, -0.4 वोल्ट, -0.4 वोल्ट। अब इन दोनों वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस वैल्यू को और बताइए कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। क्या वाटर के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर क्लोराइड आयन के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा है। सर वैल्यू को तो देख के यही लग रहा है कि -0.4 जो है वो ज्यादा है, किससे, क्लोराइड आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। तो ऑक्सीडेशन तो पानी का ही होना चाहिए, क्योंकि सर ये वैल्यू ज्यादा लग रही है मुझको। लेकिन प्यारे बच्चों, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, तो ऐसा देखा गया कि एनोड पे क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों क्यों क्यों, न जाने क्यों। तो सुनिए रीजन को ध्यान से सुनिए। ये वाटर का हमने जो वैल्यू लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड कंडीशन में, बट जब ये एक्सपेरिमेंट होता है तब ऐसा देखा गया है कि ये -0.4 वोल्ट के बदले इसको अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट और ज्यादा लगता है। मतलब ये वैल्यू हो जाती है -1.4 वोल्ट। कितनी हो जाती है, -1.4 वोल्ट, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगता है। मतलब इलेक्ट्रोड के यहां से आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देने की जरूरत है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। और ये ओवर वोल्टेज का जो किस्सा है, जो कहानी है, ये हम एंट्रेंस में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0.4 नहीं होती, ये हो जाती है 1.4, और इसी वजह से वाटर के बदले क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एनोड का रिएक्शन। तो एनोड पे कौन सा होगा, 2Cl- will become Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसल। और फिर मैं यहां पे लिख देता हूं नेट सेल रिएक्शन। यहां पे आ जाएगा नेट सेल रिएक्शन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2Cl- plus 2H2O is giving H2 plus Cl2 plus 2OH माइनस। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुए, साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। सर Na+ किधर गया, Na+ पानी में घूमते रहेगा दोस्तों,
सर Na+ इधर उधर घूमते रहेगा, Na+ वाटर में होगा और Na+ को वाटर सराउंड करके रखेगा। आया समझ में? तो ये सब कुछ था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। अब इसका रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट इन शॉर्ट में। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, देखिए, तो अब हम लिखने वाले हैं रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। काफी सिंपल है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 से 3 मार्क्स का। अब हम देख लेते हैं इसका इन शॉर्ट में रिजल्ट। तो सबसे पहला क्या है, कैथोड का रिजल्ट लिखेंगे। कैथोड पे आपने देखा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे किसका रिडक्शन हुआ, सॉरी मैंने अगर ऑक्सीडेशन कहा है तो रिडक्शन किसका हुआ, वाटर का। और वहां पे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। दूसरा, क्लोरीन गैस is liberated or released at anode। तीसरा, NaOH is formed, क्योंकि सॉल्यूशन में Na+ ऐसे ही घूम रहा था, सॉल्यूशन में Na+ ऐसे ही घूम रहा था और जो OH- था वो प्रोड्यूस हुआ था। OH- कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, हमारे कैथोड पे। कैथोड पे H2 गैस लिबरेट हुई थी और OH- भी प्रोड्यूस हुआ था। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड OH- इज प्रोड्यूस, बट एक्चुअली ये तो सोल्यूशन में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, सोल्यूशन में, ठीक है। तो Na+ और OH- कंबाइन होके क्या बना देते हैं, NaOH। और एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन कि pH पे क्या इंपैक्ट हुआ, तो आप कह सकते हो pH इज ग्रेटर देन 7, मतलब इट टर्न्स अल्कलाइन। ओके, तो ये सारी कथा कहानी थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl से रिलेटेड। अब जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल आते हैं, और वो क्या है, क्वालिटेटिव तो हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जो कटायन कैथोड पे जा रहा है, जो अनायन एनोड पे जा रहा है, उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है मेरे भाई। अब अपने को क्वांटिटी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि कौन जा रहा है, कौन डिपॉजिट हो रहा है, कौन लिबरेट हो रहा है, ये सब कुछ नहीं डिस्कस करना है हमें। ये डिस्कस करना है कि जो भी डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है। सर आप ये लिबरेट शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो, अगर गैस होगी तो हम डिपॉजिट नहीं बोल सकते, लिबरेट कहेंगे। आ रहा है समझ में आपको, गैस जो होगी वो हमेशा कहाँ जाती है, एनोड पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और जो डिपोजिशन होता है वो कहाँ पे होता है, कैथोड पे, ठीक है। तो अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ला 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 ला, हेडिंग लगाओ, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ तो कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। देखो हुआ क्या, एनोड पे कौन जाता है, अनायन, कैथोड पे कौन जाता है, कटायन, कटायन जाके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, अनायन जाके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और ये सब कराने के लिए हम क्या देते हैं, करंट ट्रांसफर करते हैं। तो जितना ज्यादा आप करंट ट्रांसफर होगा उतना इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ऑब्वियसली इतना भी ज्यादा नहीं कि आप करंट ट्रांसफर ही किए जा रहे हो और अंदर पूरा इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हुआ। मैं एक सफिशिएंट क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। और इलेक्ट्रिसिटी किसका ट्रांसफर होता है, चार्ज का। जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उससे हम क्या पता कर लेंगे, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और उसी मोल से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कितना अमाउंट ऑफ कटायन या अनायन डिपॉजिट होगा। और कटायन अनायन पता चल गया तो सिंपल सी बात है, मोल पता चल जाने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, calculation of amount of electricity passed, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया।
वो तो हमें पता चल जाएगा एक सिंपल फॉर्मूले से, जो कि है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें Q जो है ये चार्ज है और उसकी यूनिट क्या है, कूलम। I क्या है, करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और उसे आप क्या कह सकते हैं, उसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। और ये T क्या है, टाइम, और जनरली हम इसे लेते हैं सेकेंड्स में। आया समझ में? अगर आपको मिनट आर दिया होगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकेंड में। अब देखिए अब कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये आपको पता चल गया, तो उसकी मदद से आप क्या पता कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल से हम क्या पता करने वाले हैं कि क्या अमाउंट ऑफ कटायन एनायन डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है। देखते रहिए कैसे। फिर दूसरा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट या फिर ट्रांसफर्ड। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब भी आप एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, 96500 कूलम। ये फिक्स वैल्यू है। अभी ऐसा हो सकता है कुछ भाई बंधु मेरे देख रहे हैं, उन्हें डाउट आ रहा होगा कि सर ने ये क्या गजब लिख दिया, सर ये क्या गजब ढा रहे हो, एक मोल इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, 96500। प्रूफ करके आपको मैं बताता हूं। देखिए एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये देखिए एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का होगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाय कर देंगे सर, कळलं आम्हाला किती सोपं आहे, मल्टीप्लाय करा ना ह्याला, करतो रे बाबा। 6.02 to 10 to the power 23 into 1.67 into 10 to the power -19। ओके, अब ये देखिए ये 10 to the power -19 है, 10 to the power 23 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 6.022 into 1.67 into 10 to the power 4। ओके, और ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आ जाएगा 9.6547, और जिसको 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली मिल जाने वाला है, राउंड फिगर में बता दूं तो ये मिल जाएगा आपको 96547। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 96 ऐसे होता है, 96457 होता है, 457, मैंने 547 लिख दिया, 457, ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले लेते हैं, 96500 कूलम, ऐसे आता है। तो जब आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है मेरे भाई, तो क्या आप 2, 3, 4 ऐसे मोल का पता कर सकते हैं, सर सोप्पा एकदम मल्टीप्लाई करायचा। तो मैं ऐसे लेता हूं, तो n मोल का कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, n मोल पे कितना होगा x। मान लीजिए आपने 2 मोल लिए तो इधर 2 लिया तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। अगर 3 मोल लिया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 मोल लिया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई। सर 0.5 मोल लिया तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या मैं पता कर सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, क्या है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n पता करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये n को इससे मल्टीप्लाई करने का, x को इधर मल्टीप्लाई करने का। तो देखो रे बाबा कैसा करने का, x इंटू 1 इज इक्वल टू n इंटू 96500। आ रहा है समझ में? तो मैं ऐसा मानता है कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन q चार्ज ट्रांसफर करेंगे, कितना ट्रांसफर करेंगे, q। तो x के जगह पे क्या आएगा, q, तो अपना n क्या आएगा, q अपॉन 96500, और ये क्या था, चार्ज था कूलम, कितने का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, कूलम। तो अपना फॉर्मूला बन गया रे बाबा, कितना सिंपल, एक नंबर सर, मस्त समझ में आया, एकदम सही समझा सर आपने, क्लियर।
तो ये 2 कैलकुलेशन हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ मोल वो अपने को समझ में आ गया। अब अपने को पता है, अपन ने कैथोड एनोड में देखा था हाफ रिएक्शन में जो आयन होता है ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या तो लेता है। अब लेगा या लेगा ये कैसा डिपेंड करता है, देख कैथोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, एनोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। लेने देने से अपने को कुछ टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, अपने को ये देखने का है कि वो कितना मोल लेता है और कितना मोल देता है, मोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे अपन एक नया वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो नया वैल्यू क्या कैलकुलेट होता है, उसे मोल रेशियो कहते हैं, और वो अपने को हिंट दे देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट क्या है अपना तीसरा, तीसरे के लिए ये मिटाना पड़ेगा बाबा, जगह कम है, जल्दी मिटाओ। ओए जल्दी मिटाओ सब लोग, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी मिटाओ। सर क्या आप भी बैठ जा रहे हो, हम लोग कैसा मिटाएगा, आप मिटाओ। मैं तुम लोग को कॉपी करने को बोलते रे बाबा। ये मस्त मेरा फेवरेट मूवी पता है तुम लोगों को, फिर हेरा फेरी, एक ही सीन देख देख के मैं बार बार हंसता, ऑल टाइम मेरा हिट। अभी भी लगा देगा ना कोई कैसा भी हो, मैं तो हंसने लगेगा। उसमें जो बाबूराव बोले ना, तो अपना फेवरेट, उसका डायलॉग फेवरेट कौन सा, ये छाती में लात मारे साले के, छाती फोड़ इसका। देखो इधर तो कितनी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड। थर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और जनरली ये हाफ रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, हाफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, यहां पे देखो एग्जांपल, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये रिएक्शन को देख के तुमको क्या समझ में आता है, सर पहले तो यही समझ में आता है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन है। आ रहा है समझ में, तो ये तो रिडक्शन हो गया, ये समझ में आ गया। सर कैसे, +2 था, +2 से 0 हो गया, 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो गई। फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल कॉपर। तो इसका मतलब क्या, 4 मोल होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल। 10 मोल होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, 5 मोल। तो इससे ही अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं, क्या पता उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, मोल रेशियो। क्या है अभी तुमको समझ में आएगा, देखो इधर मोल रेशियो क्या है, ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन। किसमें, इन हाफ रिएक्शन। आगे का तुम लोग लिख देना, और नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन हाफ रिएक्शन। तो इसको मोल रेशियो को कैसे कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन। तो कितना मोल्स बना, 1 मोल, और वैल्यू नीचे कितना आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2। तो कॉपर का मोल रेशियो कितना होता है, 1/2। समझ में आया, जब भी कॉपर +2 में होगा उसका मोल रेशियो कितना रे बाबा, 1/2। अब एक और एग्जांपल देखो, इधर देखो, अगर Al3+ है और उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया और Al बनाया, तो चलो बताओ इसका मोल रेशियो कितना होगा। सर इसका मोल रेशियो ना 1/3 होगा। समझ में आया, चलो इसका बताओ, Zn becomes Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मोल रेशियो बताओ। सर ये तो ऑक्सीडेशन ना, आपने ऑक्सीडेशन का किधर बताया, अरे जो मैंने बताया ना वो ऑक्सीडेशन को भी एप्लीकेबल है और रिडक्शन को भी एप्लीकेबल। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन, सिंपल देख कितना मोल बना, कितना मोल, 1 मोल ने कितना रिलीज किया, 2 मोल, तो 1/2। ऐसा सर बार बार 1/2 1/3 ही आएगा क्या, 1 भी आता है रे बाबा, क्या 1 भी आता है, Na++E- गिव्स Na, या फिर एक Na 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1/1 आएगा ना, ये हो गया। अब जरा ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन, अगर ये डिनोमिनेटर को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को ये आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये तो अपन कर चुके, अभी थोड़ी देर पहले किया ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना, N = Q/96500 किया ना रे बाबा। तो इधर से अपन एक और चीज कैलकुलेट करेगा, इसको मिटाता है थोड़ा। चौथा चीज क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये क्या आ जाएगा, मोल रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये पूरा इधर आएगा, इज इक्वल टू मोल रेशियो इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को सपोज मैं n लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को मैं क्या लिख देता हूं, n, और इधर क्या आ जाएगा, ये मोल रेशियो इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड क्या आ जाएगा, Q अपॉन 96500। तो देखो इस फॉर्मूले से आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब नंबर ऑफ मोल्स से मास कैसे कैलकुलेट करने का, एकदम सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अपने को क्या चाहिए, सिंपल, क्या चाहिए अपने को, मास चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मल्टीप्लाई कर दे मोलर मास से, मोलर मास कैंसल, क्या आ जाएगा, मास। तो ये क्या हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बराबर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, n इज इक्वल टू W बाय एम। तो ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पूरा है, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी m से मल्टीप्लाई, कैंसिल, क्या आ गया, मास। मतलब इधर किसकी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, मॉलिक्यूलर वेट की। देखो ये पहले n इज इक्वल टू क्या था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर मास, दोनों साइड। तो मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो गया और इधर क्या आ गया, W। n क्या है अपना पूरा, ये है, उसमें किसका मल्टीप्लाई किया, m का। तो एक लास्ट हेडिंग लिख देता हूं मैं इसमें, फिफ्थ वाला कैलकुलेशन, याद रखना यहां पे भी कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ, जनरली वेट लेते हैं क्योंकि धरती पे तो सब कुछ वेट ही होगा, प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो एकदम सिंपल, n इज इक्वल टू, n के बदले अब इधर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, W, ये देखो ये W आ जाएगा, और n इंटू क्या हो जाएगा, m। तो n पूरा अपना ये है, तो ये हो जाएगा मोल रेशियो इंटू Q अपॉन 96500 इंटू M1, या फिर MW आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, MW। तो ये था हमारा पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब यहीं पे ये सारे फॉर्मूले यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके इंटेक्स में ढेर सारे क्वेश्चन दिए, सबकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और चीज बची हुई है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि दो सेल में हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज। आपको पता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा वो सेम होगा, या फिर दोनों में रेजिस्टेंस सेम होगा, या फिर दोनों में करंट सेम होगा, एक ही बात है। तो उसमें कुछ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, इसको यूज करके वो हम देखते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अब हम देखने वाले हैं कुछ फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। अब देखिए यहां पे मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन और ये इसका सॉल्यूशन, और ये तो बैटरी है अपनी, ये क्या है, बैटरी। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है, ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इनके अंदर कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, ओके। और याद रखिएगा कि इन दोनों के अंदर जो करंट है वो सेम अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो चार्ज है वो सेम ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो इसमें जो मास डिपॉजिट होगा, इसमें जो सब्सटेंस के मास डिपॉजिट होंगे उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए इसको सेल 1 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ सेल 2, ठीक है। तो इसमें जो मास डिपॉजिट होगा वो कैसा होगा,
W1 इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो 1 इंटू M1, ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मोल रेशियो अलग होगा, यहाँ पे मोल रेशियो अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम, तो ये देखिए Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट Al, तो यहाँ पे मोल रेशियो 1/3 आएगा। और एल्यूमिनियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है या फिर जो एटॉमिक वेट है वो कंपैरेटिवली ये सेल में जो भी होगा उससे अलग है। मान लीजिए इसमें जिंक है, जिंक अनायन भी ले सकते हैं आप, अनायन इसमें AlCl3 ले लीजिए, इसमें ZnCl2 ले लीजिए, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट Zn, ऐसे आ समझ में। तो इसमें मोल रेशियो कितना आ गया 1/2, और जिंक का एटॉमिक वेट ऑब्वियसली एल्यूमिनियम से अलग होगा, इसीलिए मैंने W1 MR1 और M1 लिखा है, ठीक है। बाकी Q और 96500 दोनों में सेम होंगे। क्यों दोनों में सेम होंगे? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो सेम होता है। तो देखिए अब यहाँ पे, तो ये हो गया W2 इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो 2 इंटू M2, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए मैं दोनों को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, W1 इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे डिवीजन, तो ये आ गया MR1 इंटू M1 इज इक्वल टू Q अपॉन 96500, ठीक है। अब राइट साइड में भी कुछ ऐसा ही कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा W2 अपॉन MR2 इंटू M2 इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। तो आपने क्या देखा, कि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, और राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, W1 अपॉन MR1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन MR2 इंटू M2, ये M स्मॉल होगा। अब यहाँ पे W1 क्या है, W1 है मास ऑफ सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा उसका मास, ओके, फर्स्ट शेल में डिवाइड बाय उसका मोल रेशियो और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, तो जनरली यहाँ पे एटॉमिक वेट ही होगा। और W2 मतलब मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन सेल 2 डिवाइडेड बाय उसका मोल रेशियो इनटू उसका एटॉमिक वेट, आया समझ में। और मॉलिक्यूल होगा, जैसे कोई गैस है Cl2 तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे एल्यूमिनियम ले सकते हो और यहाँ पे क्या ले सकते हो, जिंक। तो ये सब कुछ था क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड चीजें। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें और भी हैं, हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं जिससे हम कैलकुलेशन काफी इजी कर लेते हैं, लेकिन वो सारी बातें हम देखेंगे एंट्रेंस में, जेई और नीट सेक्शन में। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता और साथ ही साथ अपने गुरुजन का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।